नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। ऑनलाइन गेमिंग का जाल फैल रहा है और इसमें फंसकर कई परिवारों की जिंदगी उजड़ रही है। ताजा मामला अजमेर का है, जहां पर एक शख्स ने खुदकुशी कर ली है। बताया जा रहा है कि उसे ऑनलाइन गेमिंग की लत थी और भारी कर्ज के दबाव में वो था। कैसे ये शख्स मौत की दहलीज तक पहुंचा, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पैसा कमाने का शॉर्टकट तरीका लोगों की खुशियां छीन रहा है। अंजाम जानते हुए भी लोग सट्टेबाजी या ऑनलाइन गेमिंग के जाल में फंसते जा रहे हैं और कर्ज के दबाव में मौत को गले लगा रहे हैं। अजमेर के चंद्रशेखर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। फाइनेंस कंपनी में नौकरी से परिवार ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन ऑनलाइन गेमिंग की लत ऐसी लगी कि 25 लाख का कर्ज हो गया और आखिर में दबाव ऐसा बढ़ा कि खुदकुशी कर जान गंवानी पड़ी। इसको सर मेरा साला है ये छोटा वाला उपेंद्र कुमार नेपाली। ये गेम खेलता था ऑनलाइन, तो गेम की इसको लत थी। इसका पहले भी काफी कर्जा छड़ा लिया था, हमने लोगों ने चुकाया, सबने, इनके भाई, बड़े भाई, माता जी, हम सबने सपोर्ट किया। इसके चलते अभी सब ये फिर बीच में खेलने लग गया। उसके चलते इसने सुसाइड किया। लगभग कितना चुका लिया था आपने? कम से कम इसके पहले चुकाया था 25 लाख करीब चुकाया हमने। अच्छा, वापस शुरू हो गया था? फिर वापस। तो क्या परेशानी था इससे, कर्ज से? नहीं, चुकाते थे, उसके बाद ये खेलना छोड़ते नहीं तो सब वही है, इतना कर ले, हम समझाते थे सब। इसने अभी सुसाइड कर लिया। बताया जा रहा है कि कर्ज की वजह से चंद्रशेखर मानसिक रूप से बहुत परेशान था। बावजूद इसके ऑनलाइन गेमिंग की लत नहीं छूटी। माना यही जा रहा है कि खुदकुशी की वजह कर्ज ही है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। इस मृतक का नाम है भूपेंद्र कुमार स्नुप कन्हैयालाल कोहली, बेरू कॉलोनी गड्डी मालिन का रहने वाला है, जिसने अपने घर पर ही फांसी लगा ली थी, जिसका पीएमआर करके पोस्टमार्टम करवा के घर वालों को डेड बॉडी सुपुर्द कर रहा हूँ। कब लगाई फांसी? रात्रि को फांसी लगा ली थी। सुबह मेडिकल जस्ट हुआ था कि इतला के मुताबिक मैं यहाँ आया हूँ, पीएमआर करवा के अब इसकी डेड बॉडी वापस सुपुर्द कर रहा हूँ। जो भी कारण होगा वो आगे अनुसंधान। घर उनके खुद के मकान के अंदर ही लगाई थी। कोई था क्या? ये जांच का विषय है। अब आगे में इसमें इनसे घर वालों से रिपोर्ट ले लिए, उसमें आगे में अनुसंधान किया जाएगा। मृतक का ज़्यादा जानकारी मेरे पास इस प्रकार नहीं। मृतक मजदूरी था। सुसाइड नोट घर वहाँ तो पहुँचा नहीं, अभी मैं वहाँ पहुँच के उसके बाद में बात। ये तो एक वानगी भर है। ऐसे लाखों युवा हैं जो सट्टेबाजी और ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में फंसकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। वैसे सवाल ये भी है कि आखिर सब कुछ जानते हुए भी लोग इसके चक्कर में क्यों फंस रहे हैं। तो ऑनलाइन गेमिंग में कम पैसे लगाकर ज्यादा जीतने का लालच दिया जाता है। सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार किया जाता है, दूसरे के अकाउंट की आईडी बनाई जाती है और इसके बाद हार जीत अपने हिसाब से तय की जाती है। शुरुआत में जीतते हुए दिखाया जाता है, लेकिन इसके बाद लालच में जब लोग ज्यादा पैसे लगाते हैं तो हरा दिया जाता है। अगले स्टेज में जाने के लिए भी ठगी होती है। नुकसान की भरपाई के चक्कर में लोग फंसते ही चले जाते हैं। यानी गेमिंग कंपनियां लोगों को पहले झांसा देती हैं और फिर धीरे धीरे अपने जाल में फंसा लेती हैं। हालांकि केंद्र सरकार ऐसी कंपनियों पर लगातार शिकंजा कसने की कोशिश कर रही है। धीरे धीरे शिकंजा भी कसा जा रहा है। बावजूद इसके ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों की ठगी बंद नहीं हो रही है। हालांकि कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे कुछ हद तक ऐसे गेम्स से बचा जा सकता है। ज्यादा समय तक ऑनलाइन गेमिंग ना खेलें। अगर ऑनलाइन गेमिंग की लत लग जाए तो अपने परिवार से बात करें। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। ऑनलाइन गेमिंग में पैसा बिल्कुल खर्च ना करें। गेमिंग के अलावा अपने दूसरे शौक और हॉबीज रखें। खुद को दूसरी गतिविधियों में व्यस्त रखें। अगर लत ज्यादा हो तो काउंसलर की मदद लें। इन बातों को ध्यान में रखकर बहुत हद तक गेमिंग के जालसाजों से बचा जा सकता है। अजमेर से पवन अटारिया, ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। तो हम इस पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। परिचय के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मुकेश चौधरी हमारे साथ जुड़ रही हैं, साइबर एक्सपर्ट हैं, बहुत स्वागत है सर। डॉक्टर ज्योत्सना सिंह हमारे साथ जुड़ रही हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, बहुत स्वागत है मैम।
राजेंद्र त्यागी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और एकता पारीक हमारे साथ जुड़ी हैं, वकील हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मैम। शुरुआत में मुकेश जी आपके साथ करना चाहूंगी। जिस तरीके से ऑनलाइन गेमिंग की लत लोगों में बढ़ती जा रही है, अब लोगों की जान तक इस पर बन आई है। कई जगहों पर हमने देखा है कि लोग इसमें फंसकर अपनी जान दे देते हैं, कर्ज में डूब जाते हैं, परिवारों की परेशानी भी बढ़ती जा रही है। लगातार धोखाधड़ी के मामले ऑनलाइन गेमिंग के जरिए लोगों के साथ किया जा रहा है। क्या कुछ व्यवस्थाएं यहां पर अब करनी चाहिए सरकार की ओर से, पुलिस की ओर से, ताकि लोगों को इस स्कैम से बचाया जा सके? नमस्कार। जैसे कि गवर्नमेंट की तरफ से अगर मैं बात करूं, गवर्नमेंट हो गया, ये एजुकेशन सेक्टर, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, इनकी भी उतनी ही शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि जो बच्चे हैं जो ऑनलाइन गेमिंग कर रहे हैं या गेम्स खेल रहे हैं, अभी जैसे आईपीएल का सीजन स्टार्ट होने वाला है, तो आईपीएल में भी काफ़ी लोग जो हैं वो फैंटेसी स्पोर्ट के नाम पे बहुत ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर लेते हैं, और कुछ लोग बोरो करके या लोन लेके भी। तो जैसे ही फैंटेसी स्पोर्ट्स के नाम पे कल्चर डेवलप हो गया इंडिया में कि गेम में पैसे लगाने हैं और जीतने का आपको मौका मिल सकता है, और उसकी न्यूज़ भी आती है कि इस व्यक्ति ने करोड़ों रुपए कमाए। तो आप बहुत सारे लोग हर गेम में डेली पैसा लगाते हैं कि कभी ना कभी तो क्या पता हमारी किस्मत भी चमकेगी। तो इस तरीके के मल्टीपल गेमिंग प्लेटफॉर्म्स, और भी बहुत सारे गेमिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पे बैटिंग के प्लेटफॉर्म्स भी इसके साथ के साथ इलीगली प्रमोट होते जा रहे हैं। और वहाँ पे जब आप गेम खेलते हैं मोबाइल फ़ोन में, चाहे वो माइनर है या वो अडल्ट है, तो मोबाइल फ़ोन में फीचर्स होते हैं जिनको फीचर को यूज़ करके आप खुद अपने आप की एडिक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपना डेली स्क्रीन टाइम देख सकते हैं कि डेली मेरा स्क्रीन टाइम कितना है, कौन सी एप्लीकेशन पे मैं कितना टाइम इन्वेस्ट कर सकता हूँ। उस टाइम के ऊपर एक लिमिट और कंट्रोल लगाया जा सकता है। उसके टाइमर सेट हो सकते हैं कि आधे घंटे से ज़्यादा इस एप्लीकेशन को मैं यूज़ ना करूं। या अगर पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों के मोबाइल फ़ोन की एक्टिविटीज़ को मॉनिटर कर सकते हैं कि कौन सा बच्चा कितनी देर तक कौन सी एप्लीकेशन को यूज़ करता है। हर एक फ़ोन के सेटिंग्स में ये फीचर होता है, और उस पर टाइमर लगाया जा सकता है, ताकि जैसे ही वो ऐप आप आधे घंटा यूज़ करोगे उसके बाद में ऐप ओपन नहीं होगी। तो एक बार के लिए आपको ये लगेगा कि चलो आज के लिए इतना बहुत है, अब हम कल खेलेंगे। गवर्नमेंट को भी और पुलिस डिपार्टमेंट को भी इसकी अवेयरनेस करना बहुत जरूरी है। इसके लिए अवेयरनेस से ही चीजें बेटर होगी कि ऐसी केस स्टडीज शेयर हों कि किसी के साथ में कोई मिस हैपनिंग हुई हो, कोई कर्जे में डूब गया हो, या किसी को कोई फाइनेंशियल लॉसेस हुए हों। वो केस स्टडीज जब जितनी ज्यादा सामने आएंगी उतना लोग रिलेट करेंगे कि हाँ ऐसा कुछ तो हमारे साथ भी हो रहा है, और हम समय रहते इससे सीख ले सकते हैं। बिल्कुल सही कहा सर आपने। डॉक्टर ज्योत्सना, आपसे समझना चाहेंगे, लगातार लोगों के दिमाग पर ये गेम्स हावी होते जा रही हैं, लोग इसकी लत में फंसते जा रहे हैं, और कई लोग एडिक्टेड हो रहे हैं, जिस वजह से ये परेशानियां बढ़ रही हैं, लोग सुसाइड कर ले रहे हैं। कैसे ये गेम, ऑनलाइन जो गेम्स चल रही हैं, वो लोगों के दिमाग पर असर डाल रहा है, जिससे लोगों की जीवन शैली प्रभावित हो रही है, और इसके अलावा जो छोटे बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य पर भी इसको लेकर बुरा असर पड़ रहा है। हर वर्ग के लोग इस जाल में फंसते जा रहे हैं। जी नमस्ते। ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है। ये माइंड का पूरा गेम होता है। बिकॉज ऑफ जब हम किसी भी चीज में हम जाते हैं, जैसे फेसबुक, अगर हम कोई भी एक ऐसी चीज में जाते हैं जिससे मजा आता है, हमें जहां प्लेजर मिलता है वहीं पे है ना, माइंड ज्यादा से ज्यादा वहां पे टाइम इन्वेस्ट करने के लिए बोलता है। ये सब माइंड का खेल होता है। इसको हमें है ना कंट्रोल कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एक बार हमारे माइंड को बताना है। जैसे अगर लत लग गई, सपोज अभी लत लग गई, आपने कोई बेटिंग गेम में आपने अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो 3-3, 4-4 घंटा, तो अब आपको समझना है कि इसमें मेरा क्या फायदा है, बेनिफिट। क्योंकि माइंड को जब तक आप बेनिफिट नहीं बताओगे या इन्फ्लुएंस से अगर आपको नहीं पता चलेगा, तब तक आपका माइंड लगातार उसी में चला जाएगा। मैंने कई ऐसे केसेस देखे हैं जो 10-10 घंटे तक है ना एक गेम के पीछे पड़े रहते हैं। तो पबजी जैसी बहुत सारी गेम है जिसमें बैंड भी लगाए हैं। तो पहले माइंड को अगर सपोज आपने लगा दी, आपका लत लग भी गया, तो आपको कंट्रोल बेनिफिट्स करना है कि माइंड को बताना है कि ये बेनिफिट मेरे लिए कितना है। अगर आपने ये माइंड को लगातार बताते गए, धीरे धीरे वो लत है ना कम होती जाएगी। एकदम से आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि माइंड इसी तरह से हमारा काम भी करता है। कई चीज हमें है ना एक साथ में अगर छोड़ दे तो वो एक तड़प हो जाती है, एंजाइटी आ जाती है, या हम डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो इस चीज को हमें ध्यान रखते हुए किसी भी खेल को खेलने से पहले समझना है कि इसको कितना खेलना है। जैसे सर ने भी कहा, उसी तरह से एक टाइमर लगाना जरूरी है। पहली बात तो इसके ऊपर जाना ही नहीं है। आपको जब पता है कि इसका है ना मेरे लिए डिसएडवांटेज ही है,
इससे मेरा कोई फायदा नहीं होने वाला है, तो उसको बचने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, उसके बारे में आपको सोचना जरूरी है। बिल्कुल, Thank you. बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने बताई है मैम। राजेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार ऑनलाइन फ्रॉड गेमिंग के जरिए लोगों को निशाना बना रही हैं साइबर फ्रॉड्स। आपसे ये जानना चाहेंगे कि शिकायतों पर तुरंत एक्शन क्यों नहीं होता है, ब्लॉकिंग के आदेश क्यों नहीं दिए जाते हैं? ऐसे मामलों पर जब तक सख्त एक्शन नहीं लिया जाएगा तब तक ऐसे मामले थपेंगे नहीं और लोगों को अपनी जाल में ये साइबर फ्रॉड फंसाते रहेंगे और लोगों की जिंदगियां बर्बाद होती रहेंगी। सोनी जी, देखिए, साइबर फ्रॉड तो एक अलग चीज है। ये आप जो चल रहा है ऑनलाइन गेमिंग या गैम्बलिंग, ये मेन चीज है। जो आदमी गेम और गैम्बलिंग खेल रहा है वो स्वयं खेल रहा है। वो यदि कहीं इससे उसको नुकसान हो रहा है तो वो रिपोर्ट भी नहीं करता। और वो रिपोर्ट, क्योंकि आप देखिए डिस्क्लेमर, इनका हर गेम का डिस्क्लेमर पहले दिया जा रहा है कि भाई इसमें आपको कोई फायदा नहीं है, इसमें आपको नुकसान भी हो सकता है। वो अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी कहा है साहब ये स्किल का गेम है, ये कोई गैम्बलिंग नहीं है। गेम को उन्होंने कहा है साहब स्किल गेम्स है। हाँ। ये तो इस तरीके से इनके ऊपर जब तक कोई रिपोर्टिंग नहीं होगी या कोई एफआईआर नहीं कराएगा पीड़ित व्यक्ति, तब तक पुलिस क्या करेगी? पुलिस तो जब कोई पीड़ित व्यक्ति एफआईआर दर्ज कराएगा तब उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। अब इसमें रही बात, अब उनके पास कोई एविडेंस नहीं है, वो ये कहेंगे साहब हम तो गेम खेला था इन्होंने, गेम में हार गए। तो सबसे बड़ी बात है कि इसकी जो मेन सरकार को ऐसे ऑनलाइन गेम्स के ऊपर सख्त तो कानून बनाना चाहिए। इनकी लाइसेंस की कोई बिल्कुल क्या क्या लाइसेंस की शर्तें हैं वो देनी चाहिए, तब तो इन पे कोई कंट्रोल हो सकता है। अदरवाइज ये जो लालच है, ये लालच ऐसा है, आपने बताया शुरू में सब जीतते हैं और एक वक्त ऐसा आता है अरे मैं तो इतना जीत गया, फिर वो एक साथ सारा पैसा लगा देता है, फिर हार जाता है। अब उस चक्कर में इसी के कारण इनका एक कर्जा भी बढ़ता है। अब आप देखिए अजमेर वाला कांड हुआ है, इसको इनके घर वालों ने कितना रोका कि भाई तुम अब ये मत खेलो, पुराना इनका जो कर्जा भी उतारा है, मगर फिर भी वो शख्स नहीं माना और खेलता रहा और डूब गया और कर्जे में डूबा और सुसाइड कर लिया। अब आप इसे बताइए पुलिस क्या कर सकती है? पुलिस के पास सिर्फ कोई एविडेंस ये नहीं है, न कोई बताने वाला है। परिवार वाले भी आप वो कह रहे हैं कि भाई क्या करता था, सब गेम खेलता था, हमने खूब मना किया। अब पुलिस के पास जब तक रिपोर्ट नहीं पहुंचेगी और कोई एविडेंस नहीं होगी तो पुलिस क्या करेगी कार्रवाई? बिल्कुल सही बात है। एकता जी, आपसे इस पर जवाब लेना चाहूंगी। जैसा कि राजेंद्र जी ने भी कहा कि इस पर एक कानून बनाने की ज़रूरत है, सरकार को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि लगातार इस तरीके से लोगों को ट्रैप पे फंसाने की कोशिश जो की जा रही है ऑनलाइन गेमिंग के जरिए, तमाम कंपनियां लोगों को लालच दे रही हैं और इसी लालच के चक्कर में लोग फंसकर ऑनलाइन गेमिंग के शिकार होते जा रहे हैं और नौबत ऐसी आ रही है कि लोगों की जान तक चली जा रही है। कानून को लेकर किस तरीके से इसमें सुधार की ज़रूरत है और क्या व्यवस्थाएं करनी चाहिए ताकि लोगों की मदद हो पाए? नमस्कार। देखिए, पहले हम जनरल लेजिस्लेशंस की बात करते हैं। अभी तक हमारे पास जो लेजिस्लेशंस हैं, ऐसे किसी भी ऑनलाइन बेटिंग या सट्टेबाजी के चीजों को अपने दायरे में लाने के लिए वो है आईटी रूल्स 2021 और कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स 2021। ये सारे जनरल लेजिस्लेशंस हैं। जैसे किसी भी और गुड्स या सर्विसेज के एक्सचेंज में कंज्यूमर्स के प्रोटेक्शन का ध्यान रखने के लिए किया जाता है, वैसे ये उसके दायरे में आता है। और आईटी रूल्स भी किसी भी तरीके की ऑनलाइन गेमिंग के को पब्लिश करने में और उसके एडवर्टीजमेंट को प्रोहिबिट करता है। और जैसे कि आपको पता होगा, स्टेट रेगुलेशन या स्टेट लेड जो लॉज होते हैं वही इन चीजों पर ज्यादा लेजिस्लेट करते हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के थ्रू ऑनलाइन बेटिंग गेम्स बहुत नया डेवलपमेंट है और हमारे लॉज अभी तक आउटडेटेड हैं इसके लिए। कसिनो गेम्स या जो फिजिकल प्रेमाइसेस में गेम खेले जाते थे, अभी तक हम उन्हीं को टारगेट कर पा रहे हैं। कुछ ही स्टेट्स हैं जैसे नागालैंड है, सिक्किम है या तमिलनाडु है जिन्होंने इस पर पहल की है और कुछ गाइडलाइंस निकाली हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के गाइडलाइंस के बेसिस पर। इसके वजह से ये स्टेट लेड लॉज के दायरे में आ नहीं पाता और एड्रेस नहीं हो पाता। राजस्थान ने भी 2022 में ऑनलाइन स्पोर्ट्स रेगुलेशन का एक बिल प्रपोज किया था, जिसके तहत उन्होंने, जैसा अभी सर ने बोला, हैवी लाइसेंसिंग रेजीम प्रपोज की थी, जिसके तहत ऐसे किसी भी प्लेटफॉर्म के आने से पहले उनकी करेक्ट लाइसेंसिंग होगी और एक स्टेट लेड कमीशन का गठन किया जाएगा
जो कि स्किल बेस्ड गेम्स और गेम बाय और गेम ऑफ चांस में डिफरेंशिएट करेगा और उसके बेसिस पर उन्हें रेगुलेट करेगा। अभी तक हमारे पास बहुत अनस्ट्रक्चर्ड तरीके से लॉज हैं और ये अनस्ट्रक्चर्ड ही रहेंगे क्योंकि हर स्टेट की अलग रिक्वायरमेंट्स हैं इसके लिए। लेकिन हर स्टेट को चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ पेस में आए और इस पर लॉज बनाए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी, क्योंकि स्टेट्स इसे प्रोहिबिट करते हैं तो वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसी चीज बोल ही नहीं पाते कि ऑपरेटर्स को, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को, यूजर्स को, कंज्यूमर्स को, सबको एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए खेलने में, प्रोवाइड करने में। तमिलनाडु ने पिछले साल कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को और एक प्राइवेट फर्म को बुक किया था ऐसे ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट करने के लिए जो गैर जिम्मेदार तरीके से लोगों को ठगते हैं। हमें भी जरूरत है कि हम स्पेसिफिकली लेजिस्लेशंस बनाएं हर स्टेट के और इसे टारगेट करें। बिल्कुल सही बात है। मुकेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए जो ऑनलाइन गेमिंग के जरिए लोगों को टारगेट किया जा रहा है, इसमें लालच दिया जाता है, पहले कम पैसे लगाए जाते हैं, उसके बाद फिर ज्यादा पैसे लगाते लगाते लोग इससे नुकसान में चले जाते हैं, एक लत लोगों को इसकी लग जाती है। ऐसे में कैसे लोग इसकी पहचान करें कि वो जो ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं उससे उनको नुकसान हो सकता है, और जो उनके साथ ऑनलाइन गेम्स के जरिए फ्रॉड हो रहा है उसको पहचानने में उनको कैसे मदद मिले, कैसे वो इसकी जानकारी ले पाएं? आई थिंक इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले तो ये समझना है कि फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट अगर आप किसी गेम में रख रहे हैं, कोई किसी भी तरीके से अगर आप पैसे लगा रहे हैं गेम में, तो उसको आपको अवॉइड ही करना चाहिए। ये फर्स्ट रेड फ्लैग है, इसको देख के आपको समझ जाना चाहिए कि पैसे अगर लग रहे हैं तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सेकंड पार्ट ये है कि आप कई बार क्या होता है कि गेम खेलने वाले को नहीं पता चल पाता है कि वो दिन में कितना समय गेम खेलने में बिता देता है, और उसके आसपास उसके फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स जो उसको ऑब्जर्व करते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बन जाती है कि वो उसे अवेयर कर पाएँ और वो उसे रोक पाएँ। क्योंकि गेम खेलने वाला एंजॉय कर रहा होता है और वो उसके अंदर बहुत डीप डाइव कर जाता है, उसके अंदर डूब जाता है, खो जाता है गेम खेलते खेलते, और उसे तो एंजॉयमेंट ही लग रहा होता है। और आगे जाके ये कब एडिक्शन बन जाता है, स्टार्ट कहाँ से होता है और एडिक्शन कब बन जाता है, जब एडिक्शन बन जाता है उसके बाद में मुश्किल हो जाता है उसके लिए भी समझना। तो समय रहते इसको छोड़ना जरूरी है। कई बार क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं वो मोबाइल फ़ोन, पेरेंट्स के मोबाइल फ़ोन से गेम खेलते हैं, और मदर का या फादर का जो कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, वो जैसे एंड्रॉयड फ़ोन है तो प्ले स्टोर में, या आईफोन है तो एप्पल स्टोर के अकाउंट के अंदर एडेड होता है, और उससे जब गेम खेलते खेलते बीच में कुछ बाय करना होता है या कुछ परचेज करना होता है तो उसी कार्ड से पेमेंट भी हो जाते हैं। ऐसे केसेस हमारे पास पहले भी आए हैं कि पेरेंट्स के हमारे पास केस आए और उन्होंने कहा कि हमारे साथ साइबर फ्रॉड हो गया। हमने इन्वेस्टिगेशन करा तो पता चला कि बच्चा जो था वो गेम खेलता था। तो ये पेरेंट्स का, फैमिली मेंबर्स का, गार्जियंस की मॉनिटरिंग आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है किसी को एडिक्शन से बचाने के लिए। बिल्कुल महत्वपूर्ण बात कही आपने। डॉक्टर ज्योत्सना, देखिए हर वर्ग के लोगों को इससे निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन अगर हम बात बच्चों की करें तो छोटे बच्चे नासमझ होते हैं, उन्हें इस बात की ज़्यादा जानकारी नहीं होती है कि वो लगातार जो गेम खेल रहे हैं वो आगे उनके लिए नुकसान हो सकता है, क्योंकि इससे स्वास्थ्य पर तो असर पड़ता ही है। फाइनेंशियली जिस तरीके से लोगों को टारगेट किया जा रहा है ऑनलाइन गेमिंग के जरिए, ऐसे में कैसे बच्चों को संभालना है, पेरेंट्स को उन पर कैसे ध्यान देना है, कैसे उनकी मॉनिटरिंग करनी है ताकि बच्चे ऑनलाइन गेमिंग पर ज्यादा समय भी ना बिताएं और इस तरीके की नौबत भी सामने ना आए? पेरेंट के साथ साथ में मेरा एक रिक्वेस्ट सभी स्कूलों से रहेगा, स्कूल में इस अवेयरनेस कैंपेनिंग की जरूरत बहुत है, क्योंकि बच्चे ज्यादातर टाइम वहां पे बिताते हैं, पेरेंट्स से ज्यादा 8 जो भी घंटे वहां पे है, क्योंकि बच्चों में कैसा है, पेरेंट एक हद तक है, क्योंकि आजकल सब है ना नौकरी वाले हैं, पेरेंट्स सारे ज्यादा करके नौकरी वाले हैं, वो या तो किसी के भरोसे रखते हैं, लेकिन यहाँ पे टीचर्स है ना बहुत अच्छे से है ना ये रोल प्ले कर देगी। पेरेंट के साथ साथ पेरेंट का भी बहुत जरूरी है, बट पेरेंट को है ना ये अवेयरनेस हमेशा डेली बेसिस पे करना है, क्योंकि बच्चा है उसको नहीं समझ में आता है, उसके लिए डेवलप नहीं है। और जब
पेरेंट की बात समझने लगेगा और टीचर की बात समझेगा, चारों तरफ से अगर उसको अवेयरनेस आएगा कि ये फ्रॉड हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, प्रॉब्लम हो सकती है, ये मेरा माइंड है ना हमेशा है ना बोलता रहता है कि ये काम करो, बट अगर हम पेरेंट, टीचर्स और आसपास के लोगों को है ना हम इकट्ठा करके बच्चों को है ना अवेयरनेस करें, उसमें बहुत अच्छा रहेगा। मैंने जहां मैं बैंगलोर में अभी रह रही हूँ, बैंगलोर में कई सोसाइटी लोग है ना अवेयरनेस इस कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो बच्चे और ज्यादा अवेयर हो रहे हैं, बच्चों से सीखने मिल रहा है। मैंने कई बच्चों से पूछती हूँ कि क्या है तुम लोग कितने टाइम तक अपने मोबाइल से रहते हैं, बोले कि नो स्क्रीन टाइम, अभी हम लोग को स्क्रीन टाइम नहीं करना है, क्योंकि सोसाइटी एवरी 3 मंथ्स है ना कर रही है, स्कूल में भी वैसा ही हो रहा है, तो सारी जगह पे अभी राजस्थान में भी ये चीज होनी चाहिए ताकि बच्चे की अवेयरनेस और उनका डेवलपमेंट अच्छा हो और उनको समझ आए, मतलब बिगड़ने से पहले ही समझ जाए कि हमें यहाँ पर क्या काम करना है, अपना डिसीजन ले सके, बस यही रिक्वेस्ट रहेगी। बिल्कुल, यानी कि अवेयर होने की लोगों में बहुत ज़रूरत है, जागरूकता की जो कमी है उस पर काम करने की सोसाइटी में भी ज़रूरत है। राजेंद्र जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी कि जब तक रिपोर्ट नहीं लिखवाएंगे तब तक इस मामले की जानकारी कैसे होगी कि क्या फ्रॉड हुआ है, क्या जालसाजी जो ऑनलाइन गेमिंग के जरिए लोगों के साथ हो रही है उससे क्या नुकसान हो रहा है। लेकिन राजेंद्र जी, ऐसे में प्रशासन की ओर से क्या जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को इसके बारे में जानकारी दी जाए, उन्हें अवेयर किया जाए, उन्हें जागरूक किया जाए ताकि इस तरीके की जो जालसाजी है उसमें वो ना फंसे। देखिए मेहवानी जी, मेन तो आप देख रहे हैं साइबर क्राइम के लिए तो कॉलर टोन डेली फोन में आ रही है, और प्रशासन भी, और जैसा मुकेश जी ने बताया था और जैसा मैडम ने बताया है, आप स्कूलों में घर पे पेरेंट्स बच्चे का ध्यान रखें क्या तो वो देख रहा है, और आजकल ऐसे ऐप्स आ गए हैं जो कंट्रोल कर रहे हैं कि बच्चे क्या चीज देखें और क्या ना देखें। सबसे महत्वपूर्ण तो घर, और घर में भी पेरेंट्स की बड़ी जिम्मेदारी है। उसके बाद आ गया स्कूल, जहां वो अपना अधिकतर टाइम बिताते हैं, जहां बच्चों के साथ मिलते हैं। और ये देखिए गेम एक साथ नहीं सीखा गया, ये एक बच्चा बताता है, दूसरा सीखता है, एक बच्चा दिन भर मोबाइल हाथ में लिए रहता है। पेरेंट्स को मेन तो अब जो आउटडोर एक्सरसाइज इवेंट्स को ये बच्चे को बाहर ले जाएं, गार्डन में लेके जाएं, जितना से ज्यादा बच्चे को मोबाइल से दूर रखा जाए, कोशिश की जाए। बाकी आज की तारीख में बच्चा तो बड़ा जिद्दी है कि मेरे को तो मोबाइल देखना है, मगर उसको जिद को दूर करके उसको बाहर की आउटडोर एक्टिविटीज में जोड़ें तो शायद इसका कम हो जाए। सरकार की व्यवस्था यह है कि सरकार इसके ऊपर पूरा कंट्रोल लगाए कि क्या तो देख रहे हैं, कौन कौन से ऐप्स हैं जिनके ऊपर ये साइबर गेमिंग चल रही है और पैसा इन्वॉल्व हो रहा है और लोग बर्बाद हो रहे हैं, तो उस पे कम से कम जो आपको बताया लाइसेंसिंग वाला पार्ट है, इनके ऊपर कुछ ना कुछ कोई आए, और जैसे PIL लगाई जा रही है सरकार की में, यदि कोई PIL लगा जाए तो कोर्ट में कोई सुनवाई हो, क्योंकि जो पीड़ित आदमी है वो तो कहीं जा ही नहीं रहा। बिल्कुल, पीड़ित हो गया वो तो अपना बर्बाद होके घर बैठ रहा है। मगर सबसे बड़ी बात है सरकार को इसमें रोल लेना पड़ेगा, लाइसेंसिंग के ऊपर है, और इसकी स्कूलों में, कॉलेजों में जगह जगह होर्डिंग लगा के, अखबार में विज्ञापन देके वहीं पर इसके ऊपर जागृति लानी पड़ेगी, तब ये ऑनलाइन गेम बंद होंगे। आज तक मेरा तो ये देखा है सर, साइबर ये बड़े बड़े ऐड तो दे देते हैं, ये क्रिकेट वाले के साहब ये करोड़ों रुपए वाला ये जीता है आपके इसके अंदर ड्रीम 11 में और इसके अंदर, मगर मुझे नहीं लगता कि ये एक आध यदि कोई जीत गया ड्रीम 11 में और बन गया करोड़पति, बाकी हर आदमी हारता है। बिल्कुल, कोई जुए सट्टे में जीतने वाला नहीं है, कोई इससे पैसे वाला नहीं बना, किसी के मकान दुकान यहाँ से बनी नहीं है, सब बर्बादी हुए। जितने केस आए हैं बर्बादी के ही हैं, कोई इससे नहीं हुआ। सबको मालूम है कि मैं जीत रहा हूँ, वो शुरू में दिखता है इनको जब जीत रहा हूँ, मगर उनका मैनेजमेंट ऐसा खराब हो जाता है और वो लालच में ऐसे पड़ जाते हैं कि आखिरकार उनको बर्बाद होना ही पड़ता है। बिल्कुल, एकता जी आपसे समझना चाहेंगे, जब तक ये लत तक की बात थी, जब बच्चे हो या फिर हर उम्र के लोग जो ऑनलाइन गेमिंग में फंसते हैं उनमें लत तक की बात थी, लेकिन अब बात ऐसी हो गई है कि लोग कर्ज में डूब रही हैं, लोगों की जान जा रही है, और ऐसे राजस्थान से ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग जगहों से ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर ऑनलाइन गेमिंग के जरिए लोगों के साथ ठगी हुई है और लोगों की जान भी चली गई है, कई लोगों ने सुसाइड किया है। इस पर सख्त एक्शन लेने की कितनी ज़रूरत है, इस पर कानून में बदलाव की कितनी ज़रूरत है, ताकि जो कंपनियां आकर्षक ऑफर देती हैं, लोगों को लालच देती हैं, उन पर एक्शन लिया जा सके?
देखिए, मैं तो यही कहूंगी कि प्रोटेक्शन और प्रिवेंशन जरूरी है, लेकिन हमारे लिए ये भी जरूरी है कि हम पूरी दुनिया के साथ चलें। गेमिंग प्लेटफॉर्म्स की राइज सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरी दुनिया में हो रही है। और इसके ऑपरेटर्स और प्रोवाइडर्स सिर्फ इंडियन ही नहीं, बाहर से भी हैं, यानी ऑफशोर भी हैं। तो प्रोटेक्शन, प्रिवेंशन और लिमिटेशन के साथ साथ ये भी जरूरी है कि रेगुलेशन हो, और रेगुलेशन लेजिस्लेशन के थ्रू ही हो सकता है। बिल्कुल। जैसा कि मैंने आपसे बोला कि इससे पहले जब 1940s 50s में हमारे पहली बार लॉज बने थे, तो वो कसिनो गेम्स को और ऑनलाइन बेटिंग जो फिजिकल प्रीमाइसेस में होती थी उसको टारगेट करते थे। अब जरूरत है कि वो अपडेट हो और स्पेसिफिक गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को टारगेट करें। ये डिफरेंशिएट करें, इन चीजों की करेक्ट डेफिनेशन देके कौन सा गेम ऑफ स्किल है और कौन सा गेम बाय चांस है। गेम बाय चांस में जहां, और फिर इसमें भी बहुत तरीके के डिफरेंशिएशन है। कई किन्हीं प्लेटफॉर्म्स पे वो सब्सक्रिप्शन लेते हैं क्योंकि उस गेम में उन्हें मजा आता है, तो वो सब्सक्रिप्शन लेते हैं और वो खेलते हैं, पर उसमें वो कुछ जीतते नहीं है। तो इन गेम्स को आप किस कैटेगरी में रखेंगे? वो गेम्स जो सब्सक्रिप्शन भी लेते हैं और फिर आपको पैसा जितवाते हैं, जैसा कि बाकी सब लोगों ने यहाँ पर बोला कि शुरू में आप गेम जीतते हैं, फिर आप हारने लगते हैं और आपकी मानसिक स्थिति खराब होने लगती है। तो इन सब चीजों में बहुत स्पेसिफिक जाना, बहुत डिटेल्ड लॉज बनाना बहुत जरूरी है हर स्टेट के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा मैम आपने। मुकेश जी, आपसे एक और सवाल लेना चाहेंगे। लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं और हर कोई जो खबरें पढ़ता है, जो देखता है, एडवर्टीजमेंट देखता है, हर किसी को पता है कि ऑनलाइन गेमिंग की लत बुरी होती है, लेकिन बावजूद इसके लोग अनजाने में भी इसके शिकार होते जा रहे हैं। एक राय उनके लिए, एक सुझाव उनके लिए कि कैसे ऑनलाइन गेमिंग से बचे, ये जो फ्रॉड लोगों के साथ लगातार हो रहा है, इसकी जानकारी, इसकी समझ कैसे लोगों तक हो? एक तो क्या है कि जितना अगर कोई गेम खेल रहा है और उसमें फाइनेंसेस इन्वॉल्व करता है, अगर उसमें पैसा लगाता है, तो उसको शेयर करना जरूरी है। क्योंकि है ना, जितना आप डिस्कस करोगे अपने फ्रेंड से या जिनसे भी आपके रिलेशंस अच्छे हैं, कुछ लोगों से तो आप शेयर करने से डरते हैं वो लोग कि भाई उनको बोलेंगे तो वो डांट नहीं दें कहीं। तो वो शेयर करने से क्या होगा कि फ्रेंड्स के बीच में जब आप कभी आपकी कोई प्रॉब्लम होती है या आप कोई परेशानी में जब शेयर करते हैं, तो अच्छे ओपिनियंस आते हैं फ्रेंड्स की तरफ से। तो समय रहते कोई ना कोई उनको सही एडवाइस दे सकता है, सही डायरेक्शंस दे सकता है। क्योंकि क्या होता है कि राय लेना जरूरी है यहाँ पे। अब वो खुद ही डिसीजन अगर लेंगे कि इसके अंदर मैं निवेश करूंगा और फायदा होगा, इस बार लॉस हो गया, अगली बार शायद फायदा हो जाएगा, फिर वहाँ पे लोन ले लेते हैं। क्योंकि आजकल जो लोन एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारी लोन एप्लीकेशंस के ट्रैप में लोग फंस जाते हैं और उसमें भी साइबर फ्रॉड हो जाता है उनके साथ में कि 10,000 रुपये का लोन लिया और रिटर्न में उनको 50,000 रुपये देना पड़ता है, और वो लोन एप्लीकेशंस वाले भी ब्लैकमेल करने लग जाते हैं। तो अल्टीमेटली गेमिंग से लत शुरू होती है और दूसरे साइबर फ्रॉड्स का वो पार्ट बन जाते हैं। एक तो उनको ये समझना भी जरूरी है कि समय रहते अगर आपको बाई चांस पता चल जाता है कि आपके साथ फ्रॉड हो रहा है या कोई गलत ऐप की लत में आप लग गए हैं या आपके साथ में किसी व्यक्ति ने आपका फायदा उठाया है या किसी ऐप ने फायदा उठाया है, तो उसकी रिपोर्ट करना, जैसे सर ने भी कहा था कि रिपोर्ट करनी चाहिए, तो उसकी रिपोर्ट करना चाहिए। रिपोर्ट कहाँ करना है? cybercrime.gov.in गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, वहां पे रिपोर्ट करना चाहिए। जितने भी पैसे आपने ट्रांसफर किए यूपीआई के थ्रू या जिस भी मीडियम के थ्रू, उन सभी की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, ट्रांजैक्शन आईडी सहित सारी इन्फॉर्मेशन वहां पे दो, ताकि उनके अकाउंट्स ब्लॉक हो जाएं, फ्रीज हो पाए और वो पैसा आपको एक लीगल प्रोसीजर के थ्रू वापस से मिल पाता है। तो ये रिपोर्ट करना चाहिए उनको। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई है और सभी मेहमानों ने जिस तरीके से ये राय और सुझाव लोगों को दिया है ताकि ऑनलाइन गेमिंग के लत से लोग बचे और जो फ्रॉड हो रहा है उससे भी लोग सतर्क और सावधान रहे। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।